इतना कमाने के बाद भी आप सबसे गरीब हो लंदन के अंदर, क्योंकि यार 1 करोड़ के बाद में आदमी गरीब नहीं होता। कंपनी करती क्या है? हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्व कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो महीने का $5,000 $10,000 ऐसे कमाते हैं। तो साल का हो गया $1,20,000, तो तुम 1 करोड़ रुपया की बात कर रहे हो। जिस दिन मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ होगा उस दिन मैं 5 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन आज की डेट में दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। Hello, and welcome to another episode of Desi Fire podcast. Today I have Movin Jain with us. Now, Movin is someone who went to IIT Delhi, had a rank of 11. Then he went to IIM Ahmedabad. There he had a 99.94 percentile. I'm picking this up from his LinkedIn. He has started a couple of companies. Currently, he runs a company called Skydo. So, welcome, Movin. Welcome to the show. Thanks, Ravi. The first thing that I would want to ask you is IIT Delhi double-digit rank at 99.94. कभी फेल हुआ है तुम लाइफ में? फेल हुआ हूँ। इनफैक्ट आज ही मैंने एक ट्वीट डाला था कि मेरे +1 में जब मैंने जेई की तैयारी जस्ट शुरू की थी, मुझे लगा कि मेरी मैथ तो अच्छी है एंड मैथ वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई वाज द फेवरेट ऑफ माय मैथ टीचर, एवरीथिंग, एंड लोगों को लगता था कि यही टॉप करेगा मैथ में। तो एक टेस्ट हुआ जिसमें मेरे 0 मार्क्स आए and highest was 25.5 on 50. I can visually still remember everything that happened that day. So the teacher, while announcing everybody's marks, didn't announce my marks. He just said Movin, और मुंह लटका के उसने मुझे अब मेरी आंसर शीट दे दी। तो I was surprised कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं तो मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो उसने एक तो मेरे मार्क्स बताए नहीं और आंसर शीट दी बहुत ही सैड फेस बना के। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बट मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने डेस्क पे वापस आया आंसर शीट लेके और देखा 0। तो और बाकी कुछ और लोगों के भी 0 आए थे, लेकिन उनके अनाउंस किए थे टीचर ने। सो दिस वाज इवन मोर स्पेशल। बेचारे को धक्का लग गया टीचर को कि यार इससे तो मेरे को उम्मीद थी। और तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी रही है ना, मतलब यू वेंट टू ओलंपियाड एटसेट्रा। हाँ, सो ये वहीं से वो बॉटम था काइंड ऑफ, कि वहाँ समझ में आया मुझे कि जब तक मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, मैं आई कांट जस्ट स्किम ओवर कॉन्सेप्ट्स, एंड मेरे को बहुत ही डिटेल में जाके अपने आप को बहुत सॉलिड तरीके से क्वेश्चन करना है कि समझ में आया कि नहीं आया तो तब तक पढ़ो जब तक नहीं समझ में आया। तो वो तब से मैंने शुरू किया। उसके बाद से हर टेस्ट में फिर टॉप किया। उसके बाद जेई में भी अच्छे नंबर आए। और ऐसे ही नहीं आ जाती है भाई, 11 रैंक जोड़ लगता है पूरा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भी गया। तो उसके बाद से माय मैथ हैज बीन गुड, बट आई थिंक इट आल्सो टॉट मी एक लाइफ लेसन कि भाई थोड़ा शॉर्टकट्स मत लो कहीं पे भी। अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो होगी। हाँ, घिसना तो पड़ता है भाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आईटी के बाद में तुम डायरेक्टली IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया था ना? हाँ। तो कॉलेज से नौकरी वोकरी लगी थी? नौकरी लगी थी। मेरा बैंक में काम करने का मन था। 2009 में थोड़ा सीन खराब था, तो जो बहुत बड़ी 2009 में थोड़ा नहीं भैया, बहुत सीन खराब था। हाँ, तो जो बड़ी नौकरियां लगती थी, जो मैं 4 साल से एस्पायर कर रहा था, वो तो नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरी एक हेज फंड में नौकरी लगी थी, लेकिन मुझे समझ में आया किसी और एक IIT बॉम्बे का कोई बंदा था जो 2-3 साल से वहां काम कर रहा था, उससे समझ में आया कि वो बैक ऑफिस है। तो लोग न्यूयॉर्क में बैठ के ट्रेड करेंगे और आप बैंगलोर में बैठ के उनके लिए रिपोर्ट बनाओगे, ताकि सुबह जब वो न्यूयॉर्क में आए तो आप रात को उनका क्या तुम बात कर रहा है? मतलब इतने टैलेंटेड लोगों को उठा के रिपोर्ट बनवाने के लिए थोड़ी लेगा हेज फंड। वहीं पे मुझे लगा कि ये तो अजीब है। पैसा अच्छा खासा दे रहे थे, 20 लाख के आसपास था। 20 लाख 2009 में? हाँ। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है और मैं यहाँ से अपना करियर शुरू नहीं करूंगा। तो उतने में कैट में अच्छे नंबर आ गए और IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ चलते हैं। IIM अहमदाबाद को तो वैसे भी रिफ्यूज तो कौन ही करता है, मतलब whether it's, and I like to suggest if there are any students listening, if you get good college, not just IIM Ahmedabad, any good college as an option, always prioritize education, because you cannot go back at 32 to a college. Some people do, but it's really hard. So post IMA, where did you join? तो उस टाइम पे भी बैंकिंग में ही काम करने का मेरे को मन था। तो बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब लगी लंदन में। झगास NRI एकदम। हाँ, तो 2 साल वहाँ पे काम किया। तो पैसा अच्छा खासा था, पाउंड में कमा रहे थे। तो एनीवे मतलब पाउंड में तो मतलब हाउ मच? इट विल बी व्हाट, 100,000 पाउंड्स। तो लेकिन वहाँ पे ये समझ में आया मुझे, एक तो कि आप ये इतना कमाने के बाद भी आप सबसे गरीब हो लंदन के अंदर, क्योंकि यार 1 करोड़ के बाद में आदमी गरीब नहीं होता, बिकॉज 100,000 पाउंड्स इन व्हाट 2011, राइट? हाँ।
हाँ तो वो यहाँ के हिसाब से सही है, बट वहाँ के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आपका लाइफस्टाइल मतलब आपको फिर भी ट्रेन में लटक के ही जाना पड़ेगा एंड सो ऑन, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगता है ना कि इतनी ग्लैमरस, ये इतना मेरे को 100K मिल गया ये सब, तो वो एक्चुअली वहाँ जाके जब वो मिलता है फिर समझ में आता है कि एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, लोग तो इससे 10 गुना 20 गुना भी कमा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं। तो सो बट 2 साल मैंने वो काम किया, रियलाइज कि ठीक है पैसा तो मतलब बढ़ता रहेगा यहाँ पे, अगर मैंने अच्छा काम किया तो वो मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे उस काम में उतना मजा नहीं आया, प्लस उस टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री डाउन जा रही थी थोड़ी, तो मैंने कहा करियर यहाँ से तो नहीं शुरू कर सकते। यूरोप में काफ़ी कंट्रीज डिफॉल्ट में जा रहे थे, ग्रीस, साइप्रस, ये सब लोग। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में मुझे जॉब नहीं करनी, और ऐसा होता था कि आपके परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं करता था। अगर आपने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है तो मैनेजर आपको ये एहसान जताएगा कि अच्छा वो आपकी जॉब नहीं गई, क्योंकि लोग इधर उधर सब लेफ्ट राइट सेंटर फायर हो रहे थे। तो उस एनवायरनमेंट में मुझे लगा कि मैं अपना करियर नहीं स्टार्ट करना चाहता, कि मैं इतना कुछ करके उसके बाद ये क्यों करूँ, व्हाई शुड आई टॉलरेट दिस। तो फिर मैंने सोचा कि इंडिया आते हैं, और मेरा जो एट हार्ट आई एम अ टेकी, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, तो मेरे को जनरली भी मैथ और कोडिंग ये सब में इंटरेस्ट था। तो मैं देखा कि अब इंडिया में भी टेक स्टार्टअप्स काफ़ी बढ़ गए हैं एंड सो ऑन, और ये तो आज की डेट में 2024 में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन 2011 में भी एटलीस्ट फ्लिपकार्ट, इनमोबी जैसे कुछ कंपनीज का नाम सुनने में आने लगा था। तो मैंने एक दोस्त को बोला, उसने रेफर कर दिया, इनमोबी में मेरी जॉब लग गई, तो फिर मैं इंडिया आ गया, बैंगलोर आ गया। ओके, तो इनमोबी वगैरह क्या मतलब, दिस इज 2013 राइट? दिस इज 2013। हाँ, तो इनमोबी वगैरह उस टाइम पे स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर पैसा वैसा मिलता था, जैसे आजकल तो अंधा पैसा मिल रहा है भाई? हाँ, उस टाइम पे मिलना चालू हुआ था जस्ट। सो जब मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ था तो ये लोग सब डे 3 डे 4 कंपनीज थी, लेकिन अब उन्होंने ठीक ठाक पैसा देना शुरू कर दिया था। एंड उनको ये था क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में लोग बहुत कम थे, तो जिसको भी किसी को भी हायर करना है वो बाहर से ही करना है। तो कोई बैंकिंग से, कोई कंसल्टिंग से, भाई आ जाओ, जिसका भी रेज्यूमे अच्छा है आ जाओ। तो उसमें करीब 30 लाख के आसपास सैलरी मुझे मिल गई थी, और नाउ दिस वाज 1/3 ऑफ माय यूके सैलरी। हाँ मतलब 1 करोड़ से सीधा तुम 30 लाख पे आ गया भाई। और वो मुझे पता था कि ये होना है, लेकिन व्हाट आई आल्सो वाज एक्सपेक्टिंग, एंड वो एक्चुअली हुआ, इज कि इंडिया में आके फिर भी मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो गया। आते ही मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी यूके से, लेकिन इवन अदरवाइज मतलब एक 30 लाख की सैलरी में मुझे समझ नहीं आ रहा था खर्चूं कैसे। और उस टाइम पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम थी बैंगलोर में, अब थोड़ी फिर भी बढ़ गई है, बट इवन देन आई फील कि इंडिया में आप इतनी सैलरी में बहुत आराम से जी सकते हो, यू कैन बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो वो मुझे इंडिया आके लगा कि यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और यहाँ पे आके आप इतनी सी सैलरी में भी आपको लगता है कि यार मोस्टली आई एम वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल अराउंड, राइट? तो वो यू आर भाई, इफ यू थिंक अबाउट इट, जो अपने तुम इंडियन डेमोग्राफिक को देखेगा तो 2013, तो मतलब आज से 10 साल पहले की तुम बात कर रहे हो, इवन आज के डेट में भी अगर तुम्हारी 25-30 लाख रुपए तनख्वाह है, तो I'm easily in the top 1% of the country. And so after joining startups, then you decided to start your own company in 2015. 2015, हाँ. So that is when I first time started my own company. It was called Gallery 5 in the social media space. तो मैं और एक MBA से मेरा दोस्त था राहुल, हमने साथ में स्टार्ट किया उसमें। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने सोशल मीडिया में एक सोशल फोटो ऐप बनाई, और वो 1.5 साल बना के फिर समझ में आया कि हमारे दोस्त लोग भी उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो जिससे भी थोड़ा बात कर करके इंस्टॉल करवाओ, एक दिन बाद वो भी उसको यूज़ करना छोड़ देता है। तो फिर हमें समझ में आया, और ये एक चीज़ है जो बाद में उसके बाद से हमेशा मेरे साथ रही है, कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। डोंट जस्ट बिल्ड समथिंग थिंकिंग कि यार ये तो मुझे सही लग रहा है, चलो ये तो लोग यूज़ करेंगे। यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, यू हैव टू नो किसके लिए बना रहे हो, कौन इंसान है वो, कितने लोग हैं ऐसे, उनको क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने वाले हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या वो उसके लिए पैसा देने को तैयार हैं, क्या वो उसके लिए एक ऐप इंस्टॉल करने को तैयार हैं। आज की दुनिया में लोगों के पास ऐप्स बहुत सारी हैं इंस्टॉल करने को, तो वो आपकी ऐप क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्या आप सही से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे मेरे को समझ में आई, जो पहले मैंने सोची ही नहीं थी। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक्स हैं, मतलब ये तो मैं इजीली करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हो चुका था वो। फिर हमने पिवट किया, फिर हम एक B2B मॉडल में चले गए सोशल मीडिया के अंदर ही। उसमें हम बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गए, लेकिन आई रियलाइज कि उसमें मेरे को वो प्रोडक्टाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको, वो सर्विसेज बिजनेस बनता जा रहा है और उसको स्केल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा फिर 1 साल के बाद मेरा मन नहीं लगा उसमें, एंड आई लेफ्ट एट दैट टाइम। So post that you continue to work in other startups, कि तुमने वापस कुछ बाकले टाइप ज्वाइन किया? I found one person who seemed like a great mentor. I joined him at Ola. तो और ओला में ही फिर मैं अपने करंट को फाउंडर से मिला, श्रीवत्सन। फिर ओला के बाद मैंने मीशो ज्वाइन किया, 2 साल मीशो में काम किया। मीशो को 100 लोगों से 1000 लोगों तक होते ग्रो करते देखा। फिर फोन पे ज्वाइन किया,
तो 2 साल फोन पे में काम किया। तब मुझे लगा यार पेमेंट बढ़िया चीज़ है, पेमेंट्स में टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। So moving to your current company, Skydo. पहली बात ये नाम क्या है? मतलब Skydo sounds more like कि तुम एयरलाइन चालू कर रहा है। What exactly does it mean? तो हमने स्टार्ट करते हुए ये सोचा कि ग्लोबल कंपनी बनानी है, एंड एक ऐसी कंपनी जिसमें हम सिर्फ पेमेंट्स पे रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाएं, क्योंकि अभी हमें कुछ एक चीज़ लग रही है लेकिन कल को अगर समझ में आए कि नहीं पेमेंट्स के अलावा भी कुछ और करना है, तो द नेम शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अस। तो एक ऐसा ब्रांड नेम चूज करते हैं जो थोड़ा यूनिवर्सल बन जाए। और जैसे अब स्विगी है, स्विगी में क्या है कि यू कैन, आपको अच्छा कॉफी ऑर्डर करनी है, जस्ट स्विगी इट, तो इट हैज बिकम अ वर्ब, राइट। और लोग ये नहीं सोचते कि स्विगी का मतलब खाना कैसे हुआ। तो वैसा ही हमारी फिलॉसफी थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अस, इट शुड ऑल्सो नॉट बी अ पर्टिकुलर वर्ड कि इसका मतलब यही होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी जस्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, तो 2 syllables से शॉर्ट यूजुअली कुछ होगा नहीं। और डोमेन नेम भी .com चाहिए, तो 5 letter का .com बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये भी हमने कुछ 3-4 लाख में सेकेंड हैंड खरीदा था। अच्छा। तो बस जो मिल गया वो ले लिया। तो मतलब इन सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ बहुत कम डोमेन नेम मिलते हैं यूजुअली, तो ये मिला और इसका ट्रेडमार्क वगैरह भी अवेलेबल था, तो हमने कहा ठीक है इसके साथ करते। तो नाम तो ठीक है भाई, बट कंपनी करती क्या है? तो हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्व कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और एक्सपोर्टर्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के बिजनेसेस होते हैं, लेकिन 2 तरह के बिजनेसेस पे अभी हम आज फोकस करते हैं। एक है फ्रीलांसर्स, जो इंडिया में इंडिविजुअल लोग हैं, डिजिटल नोमैड्स हैं, या अपने होम टाउन में बैठ के काम कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, या तो किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे अपवर्क, फाइवर, इन सब पे, या फिर इवन किसी फॉरेन कंपनी के साथ उनकी जॉब लग गई है और उनको एक फिक्स्ड हर महीने कॉम्पनसेशन मिल रही है, लेकिन इंडिया में वो कंपनी की प्रेजेंस नहीं है, तो वो एज अ फ्रीलांसर उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये लोग को पेमेंट रिसीव करने में हम फैसिलिटेट करते हैं। उनके जो एफएक्स की कॉस्ट होती है, डॉलर टू रुपी कन्वर्जन, वो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत लो कॉस्ट देते हैं। एंड सेकेंडली, जो उनका इंडिया में टैक्स कंप्लायंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, वो सारे उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। सेम थिंग, काफ़ी लोग हैं जो अब एजेंसीज चलाते हैं, आईटी एजेंसीज, ये मार्केटिंग एजेंसीज, कंसल्टिंग फर्म्स, लीगल फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, तो उन सब को भी बाहर के क्लाइंट से जो पेमेंट रिसीव करनी है, हम उसको एकदम सीमलेस कर देते हैं। सेम एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। फेयर। तो बट अगर मान ले मैं अपवर्क पे काम ले रहा हूं, तो अपवर्क डजंट हैंडल पेमेंट्स की? अपवर्क हैंडल करता है, लेकिन क्योंकि उनका मेन बिजनेस वो नहीं है और पेमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटेड बिजनेस होता है, तो यूजुअली जितने भी ये ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं या फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग पेमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते यूजुअली। उनके लिए ये एक साइड का बिजनेस होता है, तो वो किसी और हमारी जैसी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें क्या है कि अब वो कमीशन बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं पेमेंट्स में, तो हम उस कमीशन को बहुत लो कर देते हैं। तो अगर आप मतलब हमारे बिना भी अगर आप पेमेंट लोगे अपवर्क के थ्रू डायरेक्टली, तो उसमें आपका काफी ज्यादा पैसा कट जाएगा कमीशन में। कितना फर्क पड़ जाता होगा? जैसे तो जैसे अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स में यूजुअली 4-5% आपका कट जाएगा अगर आप कोई स्काइडो जैसा प्लेटफॉर्म नहीं यूज करोगे, और उनका जो डिफॉल्ट पेमेंट मैकेनिज्म है उसको यूज करोगे। लेकिन अगर आप स्काइडो यूज करोगे तो 1% से कम पड़ेगा। 3-4% का फर्क तो भैया बहुत फर्क है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो इंडिपेंडेंटली अगर जैसे किसी को पैसा लेना है, वो उसके पास में तो अपवर्क नहीं है, तो ही कैन डायरेक्टली कम टू यू एंड से कि भाई मेरा एक अमेरिका में अकाउंट बना दो या मेरा एक यूके में अकाउंट बना दो। तो वो अकाउंट उनका बन जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो दैट इज अनदर गुड थिंग कि हम 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा। उसके बाद आप क्लाइंट को अकाउंट नंबर बता दो, उसके बाद उसको तो हर महीने या जब भी आपका इनवॉइस ड्यू है उस टाइम पे वो ट्रांसफर करेगा। एक दिन के अंदर आपको इंडिया में रुपीज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, और साथ में सारी डॉक्यूमेंटेशन। यार ये तुम ट्विटर के लिए भी करवा दे भाई। ट्विटर वालों ने जो है वो स्ट्राइप एक्सप्रेस को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। देते वो बेशक मेरे को $20 $40 ही है महीने का, सर खा जाते हैं वो लोग कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जो है ना आ नहीं रहा है। 6 महीने तक उन्होंने मेरे को पैसा ही नहीं दिया। हाँ, 6 महीना तक ब्लॉक करके छोड़ दिया है। कोई स्ट्राइप एक्सप्रेस का आदमी नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है उनको कॉन्टैक्ट करने का। ट्विटर के साथ कर रहे हो क्या कुछ? हम कोशिश तो सभी के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर ने एक पर्टिकुलर पेमेंट कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है और वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। अपवर्क जैसे लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो ट्विटर वाला कोई सुन रहा हो तो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें। मूविंग दिस टू एक्चुअली योर बिजनेस, आई एम अज्यूमिंग यू आर मेकिंग मनी ओनली बेस्ड ऑन अ सर्टेन कमीशन की मैं अगर $100 का धंधा करूंगा तब तुम जाके शायद आधा $1 $1 के बीच में कुछ कमाएगा। बट बिकॉज यू आर टारगेटिंग दीज फ्रीलांसर्स, ये लोग तो खुद कहां से पैसा कमाते हैं, ये नहीं कमाएंगे तो तुम कहां से कमाएगा?
नहीं सर, आजकल ये लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो महीने का $5,000 $10,000 ऐसे कमाते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, और अपना किसी टियर 3 टाउन में, होम टाउन में बैठे हैं और कॉस्ट बहुत कम है, तो इनफ पैसा कमा भैया $10,000 की अगर तुम बात कर रहा है तो साल का हो गया $1,20,000। तो तुम 1 करोड़ की बात कर रहा है हाँ फ्रीलांसर सर, लोग सी का। देखो, ऐसा है कि आप अमेरिका में सेम टैलेंट अगर हायर करोगे, उसको आप $300,000 दोगे, मतलब कोई भी कंपनी उसको $300,000-400,000 से कम में कैलिफोर्निया में ऐसा अच्छा टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कुछ है, उसको यूएस में किसी एक कंपनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाए और उसको जॉब मिल जाए वैसी, तो उसको इजीली 100,000 200,000 तो वो साल के दे सकते हैं। उनको फिर भी कंपनी को बहुत पैसा बच रहा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में जॉब कर रहे हैं ऐसा, और स्काइडो पे बहुत कस्टमर, हम तो रोज ऐसे कस्टमर से बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ स्टोरी कि भैया बिल्कुल नहीं। एक कोई आदमी है जो कि 100,000 कमा रहा है, मतलब यू नो मल्टीपल पीपल ऑन योर प्लेटफॉर्म हु आर मेकिंग $100,000 एग्जैक्टली। तो सिटिंग इन अभी इंडिया। हमारे टोटल कस्टमर्स इस साल में 10,000 के आसपास होने वाले हैं। 10,000, दैट्स अ ह्यूज नंबर। इनफैक्ट इसमें एक और चीज है कि फ्रीलांसर्स आजकल क्या करते हैं कि एक सेक्शन 44 एडीए है इनकम टैक्स एक्ट का, जिसमें कि अगर आपकी 75 लाख तक एनुअल इनकम है और आप प्रोफेशनल हो जैसे लॉयर या इंजीनियर, कंसल्टेंट, ये सब, तो आप अपनी आधी इनकम को एज एक्सपेंसेस शो कर सकते हो विदाउट एनी ऑडिट, विदाउट एनी कंप्लायंस बर्डन, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो आपको सिर्फ आधे इनकम पे टैक्स देना है। And this is valid even if I'm getting money from outside India? इवन इफ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया में तो मैं आपको अगर कुछ सर्विस बेचूंगा तो 18% जीएसटी भी लगेगा। करेक्ट। आउटसाइड इंडिया तो वो भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं होता, तो 0% जीएसटी है। और उसके ऊपर से आप इनकम टैक्स में अपना आधा इनकम पे टैक्स दे रहे हो, सिर्फ बाकी आधे पे नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसको आप एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हो। और तीसरी चीज ये भी है कि आप जो इनपुट जीएसटी है, जो भी आपको बिजनेस या प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको जो भी खर्चा हो रहा है, उस खर्चे पे जो आप एज अ कंज्यूमर जीएसटी पे कर रहे हो, उस इनपुट जीएसटी को भी आप रिफंड करवा सकते हो। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं कि ये एक्सपोर्टर है, इसकी ये डॉक्यूमेंट है, तो इसके बेसिस पे आप इनपुट जीएसटी। अच्छा, so you're not just helping with payments, you're helping with the compliance aspect हाँ, of तो it. पेमेंट के पहले, जस्ट पहले और पेमेंट के जस्ट बाद जो भी चीजें होती है वो हम ट्राई करते हैं कि वो सारा हम सॉल्व करें। So this is limited to freelancers who are working with the US, or there are multiple countries in it? बहुत है, यूएस इज मेजोरिटी, लेकिन यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, सब जगह से इनको बिजनेस मिल रहा है। अच्छा, मतलब ग्लोब। तो अभी तुम लोग कितनी कंट्रीज को कवर कर रहे हो? अभी हम 6 कंट्रीज में तो वर्चुअल अकाउंट देते हैं, उसके अलावा 30 और करेंसीज को कवर करते हैं, लेकिन उन कंट्रीज में हम वर्चुअल अकाउंट अभी नहीं देते। एक एक करके हम ऐड करते जा रहे हैं, हर 3-4 महीने में भी ऐड 1 मोर कंट्री। तो अभी मिडिल ईस्ट और एशिया और अफ्रीका को ऐड करना है अगले 1 साल के अंदर। Okay, okay. So adding more countries is one thing which is on your radar. Are you planning some other stuff as well in the next year or so? हाँ, 2-3 और चीजें हम कर रहे हैं। तो अभी हमारे ये जो बिजनेस है, ये पिछले 2 साल से वी हैव बीन ग्रोइंग इट एंड ये अच्छे स्केल पे है अब। तो अब हम इसके साथ साथ तो इसमें तो प्रोडक्ट इंप्रूव करते जा रहे हैं और वर्चुअल अकाउंट दे दिए, और ग्रोथ हमने थोड़ा और इम्प्रूव कर लिया, थोड़ा सेल्स टीम को ग्रो कर लिया, अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर दिया, तो वो सब तो कर रहे हैं। लेकिन साथ में अब हम कुछ और कस्टमर सेगमेंट्स पे भी फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट तो $750 बिलियन है साल का। अब उसमें से हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो तो अभी फ्यू बिलियन डॉलर्स की है सिर्फ, तो हमें ओवरऑल बहुत सारी और चीजों पे भी फोकस करना है। तो एक चीज है जो बहुत तेज ग्रो कर रही है आजकल, विच इज अमेजॉन एक्सपोर्ट। तो बहुत सारे सेलर्स तो अमेजॉन इंडिया पे बेचते हैं, जो हम आज खरीदते हैं Amazon.in से सामान, लेकिन बहुत सारे सेलर्स इंडिया में बैठ के अमेजॉन यूएस पे बेचते हैं, या अमेजॉन यूरोप पे, अमेजॉन कनाडा पे बेचते हैं। इंडिया से वो लोग सामान शिप कर रहे हैं, और अमेजॉन यूएस में कोई अमेरिकन कंज्यूमर Amazon.com से सामान खरीद रहा है। तो ये जो इंडिया में बैठ के बेच रहा है, उसको अमेजॉन से पे आउट मिल रहा है डॉलर्स में। अच्छा, अब वो पे आउट लेने के लिए आप स्काइडो को यूज कर सकते हो। उसके लिए अमेजॉन अप्रूवल देता है, वो आप हर किसी कंपनी को यूज नहीं कर सकते। तो आज से 1 महीने पहले तक आप स्काइडो को यूज नहीं कर सकते थे उसके लिए। अब स्काइडो इज वन ऑफ द 4 कंपनीज इंडिया में जिनको अमेजॉन से अप्रूवल मिला है। तो पिछले 1 महीने में हमको अमेजॉन से ये अप्रूवल मिल गया। तो अब हम इस नए सेगमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो अमेजॉन सेलर्स हैं, जो अमेजॉन यूएस, यूरोप, ये सब अमेजॉन की 16 ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडियन सेलर्स बेचते हैं सामान, तो उन सब से पे आउट रिसीव करने में अब आप स्काइडो यूज कर सकते हैं। तो वो एक नई चीज हम बिजनेस हम एंटर कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि हम ग्लोबली, हमने स्काइडो जब शुरू किया था, हमें पता था कि हम ग्लोबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं।
इंडिया से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमें सब समझ में आता है, लोगों को हायर कर सकते हैं, कस्टमर्स को समझ सकते हैं, लेकिन एज वी हैव इनफ रिसोर्सेज वी वांट टू एक्सपैंड ग्लोबली। तो उस पर हमने छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चालू किए हैं। यूएस में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं खुद यूएस में कुछ टाइम स्पेंड करके आया इस साल। तो हाँ, ये 3-4 चीज़ें हम कर रहे हैं अभी स्काइडो। So this is about Skydo. Now coming to your personal money management stuff. तुम अभी जो अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, obviously you'll have a stake in this company, but उससे तुम रोटी तो खा नहीं सकता है. So अभी क्या मतलब you draw a certain salary from here, your wife makes money. How do you manage that money? So मैं कुछ बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करता हूँ। मेरा जनरली फंडा ये है कि एटलीस्ट राइट नाउ द फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे मैं अभी हूँ, आई एम बिलो 40 एंड आई फील कि अभी मेरे को और बहुत लाइफ में पैसा कमाना है एंड सो ऑन। तो अभी जितना मैंने कमाया है उसको मैं कितना ही और ग्रो कर लूँगा, दैट इज़ माई करंट फंडा। एंड आई एम नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टर, मैंने कभी उस चीज़ पे ना कभी प्रोफेशनली सीखा है उसको एंड सो ऑन, तो दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी थिंग। तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, जो चीज़ थोड़ी आसान होती है वो कर लेता हूँ। इतना भी आसान नहीं कि एफडी में ही डाल के छोड़ दिया बस, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत। तो जैसे एक चीज़ मैंने की कि कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा डाल के, फ्रैक्शनल कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में, ठीक है, स्ट्राटा करके एक कंपनी है उसका। तो और फिर एक क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। तो अब मुझे पता है कि कौन से स्टार्टअप्स बैंगलोर में हैं जो ठीक ठाक है, जिनमें मेरे दोस्त काम कर रहे हैं सीनियर लेवल पे, तो अगले 1 साल में वो स्टार्टअप बैंकरप्ट तो नहीं होने वाले, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन स्टार्टअप्स के डेट इंस्ट्रूमेंट में खरीद सकता हूँ, उसमें 12% 14% आईआरआर यूजुअली मिल जाता है। अब वो मेरे को पता है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि अच्छा ये स्टार्टअप नहीं डूबेगा अगले 1 साल में। तो इसलिए आई कैन यूज माई काइंड ऑफ, उसको आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कह लो या आप उसको प्रिविलेज कहते हैं। तो वो उसके कारण आई नो कि यहाँ पे डालना सेफ है। और उससे एक फायदा ये है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा। इट इज नॉट अ मार्केट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, तो विच मीन्स हर रोज मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया तो उसके कारण, सेंटिमेंट के कारण ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब वो अगर मैं रोज सुबह बैठ के देखूंगा तो मैं अपनी कंपनी कैसे बिल्ड करूंगा। तो इसलिए मेरे को ये है कि मैं रोज मार्केट वॉच नहीं करना चाहता। आई वांट टू जस्ट पुट इन समथिंग जहां मुझे पता है इतना रिटर्न मिल जाएगा। बस वो रिटर्न एफडी जितना कम नहीं होना चाहिए, वो इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। तो और फिर तीसरी चीज़, थोड़े बहुत एंजल इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, और थोड़ा बहुत यह है कि जो कुछ नया, कोई मेरा दोस्त कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कुछ जो मुझे, जिसके साथ मैं एसोसिएट करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, तो उसमें फिर एंजल इन्वेस्टमेंट करता हूँ। I'd like to talk a little bit more about angel investing. Because my personal experience has been very shitty. मैंने I think 7-8 कंपनी के अंदर पैसा डाला है। A few of them have done well, but वो पैसा अभी तक एग्जिट होके वापस आया नहीं है। तो मेरी कोई एग्जिट हुई अभी तक? एग्जिट एक छोटा सा हुआ है। वो ये है कि बेसिकली वो कंपनी अभी पिछले 2 साल में ही चालू हुई थी, और उसका एक मर्जर स्लैश एक्विजिशन टाइप्स हो गया है, तो उसके कारण मुझे 1.5 गुना पैसा वापस मिल गया है। तो 1.5 गुना का क्या फायदा है? एंजल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इट्स स्टिल वेरी स्मॉल, लेकिन है कि बहुत जल्दी मिल गया। तो आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी 25-30% है उसमें। तो मैंने जनरली ये जो मैं ये करता हूँ, आई कांट से वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल में ही शुरू किया है और अभी तक उसमें से कुछ ज्यादा कोई रिटर्न तो अभी आया नहीं है। लेकिन मैं फिलॉसफी ये फॉलो करता हूँ कि एक तो मेरा कोई क्लोज ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, ये सब देखने का टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसकी डॉक्यूमेंट्स में आंखें बंद करके साइन कर सकता हूँ। और दूसरी चीज कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जिसपे मुझे थोड़ा सा समझ में आता है दैन अ कॉमन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अब आज की डेट में लोग AI SaaS बना रहे हैं फॉर फिनटेक, AI टूल्स फॉर फिनटेक कंपनीज। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे, क्योंकि मैं एक फिनटेक चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से AI टूल्स स्काइडो के काम आ सकते हैं। तो इसलिए आई हैव अ स्लाइट एडवांटेज देयर इन इवैल्यूएटिंग दैट बिजनेस कि ये काम का है या नहीं है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो जहाँ पे मेरी कुछ एडवांटेज होती है इस तरीके की, वहां मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वरना अब कोई मेरे पास आए जो या तो दोस्त नहीं है, जानता ही नहीं है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव कुछ काम कर रहा है, मैं यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें फिर मुझे बहुत डिलीजेंस करनी पड़ेगी और वो मेरा प्राइमरी प्रोफेशन नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा है कि अगर कोई दोस्त आए लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो को बिल्कुल समझ नहीं आता, फिर अगेन उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो अगेन आई डोंट वांट टू फोकस एनी ऑफ माय मेंटल एनर्जी आउटसाइड ऑफ स्काइडो, तो फिर वो भी मैं नहीं करता हूँ। Fair. Any particular companies that you have invested in? आई थिंक एक तो वोल्ट मनी करके है, लोन्स अगेंस्ट। हाँ, अरे वो वोल्ट वालों से मेरी बात हुई थी, मैं उनका जो है
वो लोग बोले भी थे कि हम लोग करेंगे पॉडकास्ट वगैरह, तो भैया देख रहे हो तो यार प्लीज टाइम दे दो, वी डिस्कस्ड इट, बट कहानी आगे गई नहीं। अब तो तुम्हारा इन्वेस्टर भी साथ में बैठा है। हाँ, और रिसेंटली एक AI कंपनी है ट्रू फाइट्स करके, उसमें आई एम इन्वेस्टिंग। तो हाँ, ऐसे 4-5 कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया टोटल। फेयर फेयर। यार स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के अंदर जो है ना, सो डेट इन्वेस्टिंग तो मैंने करी नहीं है, ये एंजल इन्वेस्टिंग मैंने करी, एंड माय ओनली बेसिस हैज बीन, अच्छा दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, जान पहचान वाला है, तो डाल देते हैं यार थोड़ा बहुत पैसा, अगर कभी कुछ बनना हुआ तो बन जाएगा। उम्मीद तो बहुत रहती है, बट पैसा अभी तक वापस किसी से आया नहीं है, वो एक इशू। आई थिंक उसमें मेरा अपने मनी को मैनेज करने के लिए 2 रूल्स मैंने बना रखे हैं। एक ये कि गाड़ी ऐसी लो कि इट इज लेस देन 10% ऑफ योर नेटवर्थ, ताकि जिस दिन उस पर स्क्रैच लगे आपको दर्द ना हो, उस दिन भी आप उतनी ही एनर्जी के साथ अपना ऑफिस का काम कर सको, उतनी ही शांति से आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको उस दिन नींद आ जानी चाहिए। तो वरना अगर आप बहुत महंगी गाड़ी ले लोगे, आपको लगेगा यार इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी है, आज इस पे स्क्रैच लग गया तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा। बैंगलोर में चलाएगा कहाँ गाड़ी तुम यार, गाड़ी तुम तो दिक्कत वहाँ कि है। वो जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस तरह के शहरों में हम रहते हैं, ये सब चीजें कॉमन है, इसलिए दिस शुड नॉट बी ऑन योर माइंड। तो जिस दिन मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ होगा, उस दिन मैं 5 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन आज की रेट में वो दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। दूसरी चीज सिमिलरली कि ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे एंजल, जिसमें कि पता नहीं कब रिटर्न आएगा भी कि नहीं आएगा, 10 साल लगेंगे कि 5 साल लगेंगे, उसमें भी 10% से ज्यादा मत डालो ऑफ टोटल नेटवर्थ। This one more thing which I'd like to ask you, because mention किया नहीं, इक्विटी के अंदर आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि तुमको रोज भाव वगैरह देखने पड़ेंगे। तुम म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर करते हो कि नॉट सो मच? म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत करता हूँ। मैं जनरली आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया, तो मुझे लगता है कि बस निफ्टी को कुछ भी मिरर कर रहा है, या बैंक निफ्टी, उस तरह के उसमें कुछ पैसा डाल दो और बस सोचो मत उसके बारे में, मार्केट डाउन जाए अप जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है। मतलब आई रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड दिस वेरी लेट अबाउट माई सेल्फ, कि मैं जहां पैसा डालता हूँ ना, वहां पर देखता रहता हूँ कि अरे कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। सो जस्ट पुटिंग इट इन अ प्योर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और I did a video very recently. I'll suggest you should watch it, especially folks who are starting to invest in mutual funds, which talked about an HDFC multi-cap 500, HDFC Nifty 500 multi-cap fund 50-25-25. कुछ लंबा चौड़ा सा नाम है, मैं लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आई डू बिलीव दैट्स अ वेरी गुड इंडेक्स फंड, प्योरली फॉर दिस रीजन कि दिमाग नहीं लगाना है, बिना दिमाग लगाए उसमें पैसा डाल दो, जो भारत देश का होगा वो उस फंड का भी हो जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन इंडिया, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड और सो। बाकी तो भगवान के हाथ में है, देखो क्या होता है। राइट। And on that note, I'd like to thank you, Movin, for taking out time, getting me to the fancy office and coming on this podcast. Not at all, sir. आपने we do this अपने again. छोटे से बैंगलोर ट्रिप में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, चल, थैंक यू। थैंक यू।